चलिए देखिए बाबू, आज हम लोग का टॉपिक है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है ना। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बताते हैं। सबसे पहले वर्नर्स ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो दिए थे, यह मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी पर आधारित है। इन्होंने मेटल और लिगेंड के बीच के जो बॉन्ड होता है उसी के नेचर पर एक सिद्धांत यानी एक थ्योरी दिया। जो दिए थे उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को दिए थे 1893 में, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने बताया था, कुछ बातें बताई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। पहला पॉइंट बताया कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जैसे कोई एक एग्जांपल लेके बता दें, CONH3 का होल 6 Cl3, अगर इसको आयनीकृत किया जाए तो ये आयनीकृत कैसे होगा? तो CONH3 का होल 6 प्लस 3Cl माइनस, तो इस पर चार्ज क्या होगा? प्लस। तो उन्होंने बताया, पहला पॉइंट बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें दो टाइप की बैलेंसेज होती हैं। यह जो आयनीकृत यानी आयोनाइज हो गया, इसे कहते हैं प्राइमरी बैलेंसी। और यह जो बड़े ब्रैकेट में है जो आयोनाइजेबल नहीं है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैलेंसी। तो उन्होंने पहला पॉइंट बताया वर्नर ने कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन होता है, उसकी दो टाइप की बैलेंसी होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी बैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी बैलेंसी, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी। देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स है और ये ये जो आयनीकृत हुआ यानी आयोनाइजेबल होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी बैलेंसी। यानी जो ब्रैकेट के बाहर है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी बैलेंसी। तो उन्होंने बताया कि प्राइमरी बैलेंसी जो आयोनाइजेबल हो, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजेबल होता है, जो आयोनाइजेबल होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी बैलेंसी। और जो आयोनाइजेबल ना हो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैलेंसी। यानी इस कॉम्प्लेक्स में ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आयोनाइजेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी बैलेंसी। ठीक है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसकी दो टाइप की बैलेंसी होती है, एक प्राइमरी बैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी जो आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी बैलेंसी जो आयोनाइजेबल नहीं होता है। उन्होंने सेकेंड पॉइंट बताया कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो निगेटिव होती है, यानी एनायनिक होती है। यानी उन्होंने ये बताया सेकेंड पॉइंट में कि प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो रेफर करती है किसको? निगेटिव, यानी एनायनिक होती है। क्या होती है? एनायनिक होती है। जबकि जो सेकेंडरी बैलेंसी है, ये जो सेकेंडरी बैलेंसी है, यानी जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, सेकेंडरी बैलेंसी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहां पर देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है। वो एनायनिक भी हो सकता है
वो कैटायनिक भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या होगी, एनायनिक। और सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होता है, सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल नहीं होता है। प्राइमरी वैलेंसी एनायनिक होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, वार्नर ने अपने कोऑर्डिनेशन थ्योरी में उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी देखिए ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये जब आयोनाइज हुआ तो इस पर चार्ज क्या आया, 3+। तो यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह उसके कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी रेफर टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रेफर करती है, जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर ये सेकेंडरी वैलेंसी है और ये 6 है, तो 6 है तो ये किसको बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यानी द्वितीयक वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक वैलेंसी होती है, वह रेफर करती है किसको, रेफर टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत? 3 पॉइंट अभी पढ़े कि जो 3 पॉइंट पढ़े हम लोग, ध्यान दीजिए कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती है, पहला प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी। प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं, जो आयोनाइजेबल हो। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल ना हो। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है हमेशा एनायनिक होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रेफर करता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी, कोई दिक्कत? उसके बाद फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट इधर समझते हैं कि जो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो शेप बनता है उस कॉम्प्लेक्स का जो शेप बनता है वो ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है, हिंदी में कहते हैं क्या, अष्टफलकी बनता है। ठीक है ना? देखिएगा जैसे बनाया जाए ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनता है। तो ये सेंटर में होता है यम और सभी कोनों पर क्या होता है, एल, ऊपर एल 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 एल। जहां यम क्या है, एटोमेटल है यानी सेंट्रल मेटल है, एल क्या है, लिगेंड है। अगला पॉइंट कि जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यहां समझिएगा, टेट्राहेड्रल एम एल 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 एल, ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इस शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल।
हेड्रल, या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, एम एल एल एल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। अगला पॉइंट कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, जब सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो शेप जो होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है, शेप लीनियर होती है, शेप लीनियर होती है। यानी लीनियर के लिए बनाएंगे एम बीच में, सेंट्रल मेटल एटम बीच में, एल एल, और इस शेप को क्या कहेंगे, लीनियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर मेटल और लिगेंड के बीच के जो बॉन्ड होता है उसी पर थ्योरी दिए हैं। 1893 में दिए थे, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम के बारे और लिगेंड के बीच के बॉन्ड के जो नेचर होता है उसी के बारे में बोले थे। पहला पॉइंट वो बोले थे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल नहीं होता है। प्राइमरी वैलेंसी एनायनिक होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रेफर करता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। जब सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो शेप टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। छठा पॉइंट कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो शेप लीनियर हो सकता है, शेप क्या होगा, लीनियर। अगला एक पॉइंट बचा है, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, ये सातवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वर्नर थ्योरी का। जैसे अभी बनाए थे, एग्जांपल लिए थे CONH3 का होल 6 Cl3, Cl3। समझिएगा बातों को। जब सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और इनका जब इस कॉम्प्लेक्स का जब शेप बनाया जाता है तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिएगा, इसका शेप बनाया जाए, कोबाल्ट बीच में लिखेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसमें NH3 है। तो NH3 को ध्यान दीजिए, NH3 यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी को लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से। तो यही कोऑर्डिनेशन थ्योरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।